हेलो एवरीवन, मैं बिमला देवी, लेक्चरर इन कॉमर्स, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम करेंगे 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 12। हमारे चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज यानी कि बैंकिंग। आज के इस लेक्चर के अंदर बैंकिंग का थर्ड पार्ट या थर्ड लेक्चर है हमारा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है उनके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। व्यापारिक बैंकों के कार्य। तो सबसे पहले देखो, जो व्यापारिक बैंकों के कार्य है उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी फंक्शन, जिसको हम प्राथमिक कार्य कहते हैं, सेकेंडरी फंक्शन गौण कार्य, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज या सेवाएं, और 4th नंबर पे जनरल यूटिलिटी के कार्य होते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहला हमारा कार्य आता है प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन। बैंकों के 2 मुख्य कार्य होते हैं प्राथमिक फंक्शन के अंदर। एक तो होता है जमा को स्वीकार करना और दूसरा होता है ऋण देना। अगर पूछा जाए प्राथमिक फंक्शन कौन से हैं, तो इसके अंदर 2 कार्य हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जमा स्वीकार करना। तो ये इसके जो दोनों कार्य हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ये प्राथमिक जो कार्य है, इसके दोनों कार्य हम अलग अलग करके स्टडी करेंगे। जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। यह बैंक जनता के धन को जमा करता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जमा स्वीकार करना। मतलब बैंक जो होता है, पब्लिक के पास जो एक्स्ट्रा पूंजी होती है वो इसमें बैंक में जमा करवाते हैं, यानी कि बैंक जमा करता है। लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार अपने खातों में रुपया जमा करवाते रहते हैं। सेकंड जो आता है हमारा निश्चितकालीन। अब जो ये जमा स्वीकार करना है, ये जमा का भी कई अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग टाइप्स के अकाउंट होते हैं, उनमें डिपॉजिट करवाया जाता है। तो पहले जो टाइप का अकाउंट है वो हमारा आता है फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम निश्चितकालीन जमा खाता भी कहते हैं। इस खाते में एक निश्चित अवधि, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि निश्चितकालीन, यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए रुपया इस खाते में जमा किया जाता है। जमाकर्ता को जमा की रसीद दे दी जाती है और इसमें जमाकर्ता का ये जो रसीद है, इस रसीद के अंदर जमाकर्ता का नाम, जमा की राशि, ब्याज की दर और जमा की अवधि लिखी होती है। जमा 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 12 महीने, 6 महीने, इस तरह से जितने टाइम के लिए भी आपने डिपॉजिट करवाया है। आपने FD नाम सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट, ये वही अकाउंट है। यह रसीद ट्रांसफरेबल नहीं होती, यानी कि इस रसीद पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा है ये उसी की होती है, इसको दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। यदि जमाकर्ता को अपनी रकम की आवश्यकता अवधि पूर्ण होने से पहले पड़ जाती है तो कुछ कटौती काटकर बैंक उसे रकम लौटा देता है। मान लेते हैं आपने 6 मंथ के लिए डिपॉजिट रुपए करवाए हैं और आपको 6 महीने से पहले ही आवश्यकता पड़ गई है पैसों की, तो बैंक क्या करेगा, आपको पैसे तो लौटा देगा पर कुछ डिस्काउंट काट लेगा और बाद में आपको रुपए लौटा देगा। इस खाते में जमा पर बैंक अधिक दर से ब्याज देता है। ब्याज की रेट इसमें 7 या उससे ज़्यादा ही होती है। जमा की अवधि जितनी लंबी होती है, ब्याज की दर भी उतनी ऊंची होती है। इसका कारण यह है कि बैंक इस रकम का लंबे समय तक उपयोग कर सकती है, क्योंकि बैंक के पास क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा कुछ फिक्स टाइम के लिए आ जाता है, इसलिए बैंक ज़्यादा ब्याज दे देते हैं और बैंक इस रुपए को कहीं और यूज़ कर लेते हैं। इस खाते में जमा रकम को बैंक की काल देनदारी यानी कि टाइम लायबिलिटी कहा जाता है। टाइम लायबिलिटी मतलब यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करवाया जाता है और उस फिक्स टाइम के बाद ही
जो डेटर है वो रुपया मांगेंगे बैंक से, इस कारण से इसको टाइम लायबिलिटी यानी कि काल देनदारी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर का हमारा अकाउंट आता है चालू खाता, करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। डिमांड और करंट अकाउंट ये एक ही अकाउंट होता है। इस खाते में जमाकर्ता जितनी बार चाहे रुपया जमा कर सकता है और कभी भी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है। देखो इसमें आप एक दिन में 10 बार डिपॉजिट भी करा सकते हो और निकाल भी सकते हो। इस खाते में प्राय व्यापारी वर्ग ही रुपया जमा करवाता है, यानी कि जो व्यापारी लोग होते हैं वो जो अकाउंट खोलते हैं उस अकाउंट को करंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। मोस्टली व्यापारी करंट अकाउंट ही ओपन करते हैं क्योंकि उनको दिन में कई बार डिपॉजिट करवाना, कई बार निकलवाने की आवश्यकता होती है और इस टाइप के अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कितनी बारी डिपॉजिट कराओ कितनी बारी आप निकलवा सकते हो। बैंक इस प्रकार की जमा पर ब्याज नहीं देता क्योंकि हो सकता है सुबह डिपॉजिट करवाएं शाम को निकलवा लिए, तो इसमें कोई फिक्स टाइम के लिए पैसा अकाउंट में नहीं रहता और रह भी जाता है, पर बैंक इसमें क्या करता है कोई ब्याज नहीं देता। क्यों? क्योंकि हो सकता है सुबह डिपॉजिट करवाए हैं और दोपहर तक निकलवा लिए हैं, इस कारण से स्टे नहीं करता पैसा इसमें लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसलिए बैंक ब्याज नहीं देता। यदि जमा की रकम एक न्यूनतम आवश्यक राशि से कम होती है तो जमाकर्ता से बैंक कुछ सर्विस चार्ज वसूल कर सकता है। कुछ लिमिट होती है जैसे 3000, 5000, 10,000, इस तरह से कुछ अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट होती है। अगर इस अकाउंट में जमाकर्ता के पैसे उस लिमिट से कम होते हैं तो बैंक उससे कुछ सर्विस चार्ज ले लेते हैं। इस खाते से रुपया प्राय चेक द्वारा ही निकलवाया जाता है, मोस्टली चेक द्वारा ही निकलवाया जाता है, इस अकाउंट से कैश में नहीं लिया जाता। इस खाते में जमा राशि को बैंक की डिमांड लायबिलिटी यानी कि मांग देनदारी कहा जाता है। देखो फिक्स डिपॉजिट में क्या कहा जाता था, टाइम लायबिलिटी, क्योंकि उसमें एक फिक्स टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट होता था और एक फिक्स टाइम के बाद ही मांगा जाता था, इसलिए उसको काल देनदारी या टाइम लायबिलिटी कहा जाता था। इसमें क्या होता है, सुबह डिपॉजिट कराया, हो सकता है चेक लगा दिया, शाम को चेक क्लियर होना है, तो इस तरह से एक दिन भी कई बार पैसा स्टे नहीं करता, इस कारण से इसको डिमांड लायबिलिटी कहा जाता है। यानी कि जब भी पैसा मांगा जाएगा या चेक लेगा तुरंत क्लियर करना होता है, तो इस तरह से इसको डिमांड लायबिलिटी। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है वो किस तरह का है, उसमें किस तरह की लायबिलिटी होती है, तो उसको कहेंगे फिक्स डिपॉजिट में काल देनदारी या टाइम लायबिलिटी। करंट अकाउंट में डिमांड लायबिलिटी कहा जाता है इसकी जो भी देनदारी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये थर्ड नंबर का हमारा अकाउंट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, बचत जमा खाता। यह खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए खोला जाता है। इस खाते पर बैंक ब्याज भी देता है जो कि निश्चित कालीन जमा खाते की तुलना में कम होता है। इसमें बैंक ब्याज देता है, जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है जो पहले नंबर का अकाउंट क्या उससे तो कम होता है, पर इसमें जैसे उसमें 6, 7, 8% होता है तो इसमें 4% इस तरह से होता है। एक बात ध्यान रखना है, बैंक जो है ब्याज देता है वो एनुअल देता है। इस खाते में जमा राशि को बैंक की मांग देनदारी कहा जाता है, डिमांड लायबिलिटी कहा जाता है। देखो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो भी डिपॉजिट है अकाउंट में पैसे, उसकी देनदारी को डिमांड लायबिलिटी कहा जाता है। जैसे ही आप डिमांड करोगे बैंक आपको पेमेंट कर देगा, आपके अकाउंट में है उस पैसे में से। तो ये जो सेविंग अकाउंट है आम पब्लिक या जो भी सैलरीड पर्सन है या जो भी आम पब्लिक है वो सारे के सारे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ही ओपन करवाते हैं। और अगर पूछा जाए कि व्यापारी वर्ग कौन सा खाता खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर का जो हमारा अकाउंट आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। इसके नाम से ही पता चल रहा है रिकरिंग, बार बार। इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता एक निश्चित समय के लिए प्रति मास निश्चित रकम जमा करवाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, देखो एक दिया कि निश्चित समय के लिए प्रति मास निश्चित रकम जमा करवाते हैं। निश्चित समय, मान लेते हैं आपने ये अकाउंट खुलवा लिया है 3 ईयर के लिए, ठीक है। 3 ईयर तक आप प्रति मास हर महीने
1000 रुपये डिपॉजिट करवाते हो, तो ये देखो निश्चित समय क्या हो गया, 3 ईयर के लिए अकाउंट ओपन करवाया। प्रति मास निश्चित रकम क्या होगी, आप हर महीने 1000 रुपये का या उससे कम ज़्यादा अमाउंट भी हो सकती है, उतनी अमाउंट आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, इसलिए इसका रिकरिंग नाम पड़ा है, क्योंकि हर महीने बार बार आपको इसमें डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और ये अगर 3 ईयर के लिए है तो 3 ईयर के बाद आपका ये अकाउंट जो है मैच्योर हो जाता है। कुछ परिस्थितियों के अलावा साधारणतः निर्धारित समय से पहले नहीं निकाली जा सकती। इस अकाउंट में से अमाउंट जो है अगर आपने 3 ईयर के लिए ओपन करवाया है तो 3 ईयर से पहले नहीं निकाली जा सकती। कुछ अलग सिचुएशन हो जाती है, कुछ परिस्थितियां हो जाती है, उसकी अलग बात है, अदरवाइज अकाउंट मैच्योर होने पर ही अमाउंट निकाली जाती है। जमाकर्ता की जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज की रकम भी इस खाते में ही डिपॉजिट होती रहती है। इस खाते में सावधि खाते की तरह, सावधि का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की तरह ही अन्य सभी खातों की तुलना में अधिक ब्याज प्राप्त होता है। आप ये कह सकते हो कि इसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से तो ज़्यादा ब्याज मिलता है, रिकरिंग कम ब्याज मिलता है, और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। यानी कि फिक्स से तो कम मिलेगा और जो आपका सेविंग अकाउंट है उससे ज़्यादा मिलेगा, ये रिकरिंग वाला है, तो ये बीच का अकाउंट आप कह सकते हो इसको। इस खाते में जमा राशि को बैंक की काल देनदारी कहा जाता है। अब देखो इसको काल देनदारी, अगर आपके खाते में कुछ टाइम के लिए रुपए स्टे करते हैं या फिक्स रहते हैं, उसके बाद अगर पैसे निकाले जाते हैं या अकाउंट मैच्योर होता है या अमाउंट की टाइम पीरियड मैच्योर होता है, तो उस देनदारी को टाइम लायबिलिटी या काल देनदारी कहा जाता है। 5th नंबर का हमारा अकाउंट का टाइप आता है जिसमें हम डिपॉजिट करवाते हैं, वो आता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, बहुविकल्पीय जमा खाता। इसमें कुछ विकल्प होते हैं, कौन कौन से विकल्प होते हैं वो हम देखते हैं। यह एक ऐसा बचत बैंक खाता है जिसमें यदि किसी समय एक निश्चित राशि से अधिक धन जमा हो जाता हो तो अतिरिक्त धनराशि स्वतः ही स्थायी जमा में परिवर्तित हो जाती है। मान लेते हैं आपके अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसे पड़े हैं, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन है आपका कुछ अमाउंट तो सेविंग अकाउंट की तरह ही आपके अकाउंट में रहेगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इसमें 2 तरह से ब्याज मिलेगा, सेविंग की तरह कम ब्याज में मिलेगा और फिक्स डिपॉजिट की तरह ज़्यादा ब्याज में मिलेगा। तो इसमें लिमिट पहले ही सेट की जाती है कि जैसे कि 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है वो स्थायी में या फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाए, या 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से जब ऑप्शन ये अकाउंट खुलवाते हैं तो ये ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन में आपको ये लिमिट फिक्स करनी होती है। सेकंड आता है दूसरी ओर, यदि किसी समय हमारे बचत बैंक खाते में इतना धन शेष नहीं है कि हमारे द्वारा जारी किया गया चेक पास हो सके, तो जरूरी धन स्वतः स्थायी से बचत बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाता है। मान लेते हैं कि हमने ये ऑप्शन चूज कर रखा है कि 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट होगी वो फिक्स अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए। हमने चेक लगाया 60,000 का, ठीक है, अब हमारे अकाउंट में कितने शो हो रहे हैं, 50,000 ही है सेविंग में, तो बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किस में चलेगी, फिक्स डिपॉजिट में। जब आप 60 का चेक लगाओगे तो 50 तो ये है, 10,000 आपका 50 जो आपका फिक्स डिपॉजिट है उससे इधर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और आपका चेक क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ये राशि इसमें कन्वर्ट हो जाती है। शेष राशि स्थायी जमा खाते में पहले की भांति ही जमा रहती है। इस जमा पर नियम के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। ध्यान रहे कि बचत बैंक खाते में जमा पर कम और स्थायी जमा पर अधिक दर से ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि आप ये ऑप्शन इस तरह का अकाउंट खुलवाते हो तो आप दोनों बेनिफिट ले सकते हो, सेविंग का और जो आपका फिक्स डिपॉजिट वाला है, दोनों के बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उससे ड्रॉ भी करवा सकते हो। अतः इस खाते से खाता धारक को 2 लाभ होते हैं। प्रथम, अधिक ब्याज प्राप्त होता है, और दूसरा, खाता धारक द्वारा जारी किए गए चेक के अनादृत यानी कि डिसऑनर होने का जोखिम जो है बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये हमारे थे प्राथमिक कार्य के अंदर
दो कार्य थे, जिसमें पहला था जमा स्वीकार करना। तो जमा स्वीकार करने के लिए आप 5 तरह के अकाउंट ओपन करके आप अपनी जो भी मनी है उसको डिपॉजिट करवा सकते हो, या ये कह सकते हैं कि बैंक 5 टाइप्स के अकाउंट ओपन करके पब्लिक का रुपया डिपॉजिट करता है। सेकंड आता है कि जब बैंक के पास इतना रुपया डिपॉजिट हो गया तो बैंक करता क्या है, बैंक उन्हीं रुपए से क्या करता है, एडवांस यानी कि लोन दे देता है। सेकंड हमारा काम है, ये इसका कार्य है एडवांसिंग ऑफ लोन, ऋण देना। बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को रुपया उधार देना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा उधार दे दिया जाता है। देखो, जितनी भी आप डिपॉजिट होता है बैंक के पास, उसमें से कुछ तो कैश रख लेते हैं, बैंक अपने कोष में रख लेते हैं और बाकी रुपया उधार दे दिया जाता है। कोष में इसलिए रखा जाता है कि जो डिमांड लायबिलिटी है, जो टाइम लायबिलिटी है, उनको टाइम पर कवर किया जा सके। यह बैंक प्राय उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं। जो बैंक है वो उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देते हैं। कई तरह के ऋण दिए जाते हैं जिनको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उचित जमानत की भी मांग करते हैं। ये नहीं है कि बैंक ऐसे ही लोन दे देते हैं, उधार दे देते हैं, नहीं, जमानत लेते हैं और उसके बाद ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण की रकम प्राय जमानत के मूल्य से कम होती है। जो ऋण दिया जाता है वो जमानत के मूल्य से कम होता है। मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का जमानत ले रहे हैं तो 80 रुपीज़ का ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 80 तो मैंने मैक्सिमम बोली, इससे कम भी हो सकता है। यह अलग अलग बैंकों पे डिपेंड करता है कि वो कितना मार्जिन रखते हैं। ये जो 20 का है इसको मार्जिन पॉइंट भी कहा जाता है। तो कुछ मार्जिन रख के बैंक जो जमानत है उसके ऊपर लोन प्रोवाइड कर देते हैं। बैंक निम्नलिखित प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। कौन कौन से ऋण देते हैं? सबसे पहला आता है कैश क्रेडिट, नगद साख। इसके अंतर्गत ऋणी को एक निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकलवाने का अधिकार दे दिया जाता है। देखो, पहली कंडीशन क्या है? एक निश्चित जमानत। निश्चित जमानत के बेस पे ही कुछ निश्चित अमाउंट यानी कि एक फिक्स अमाउंट निकालने का राइट दिया जाता है। इस सीमा के अंदर ही ऋणी आवश्यकता अनुसार रुपया निकलवाता रहता है तथा जमा भी करता रहता है। इस अवस्था में बैंक केवल वास्तव में निकलवाई गई अमाउंट पर ही ब्याज लेता है। यानी कि जितना भी उसका लोन हुआ है उसमें से उसने जितना ड्रॉ किया है उस पर ही बैंक इंटरेस्ट लेता है। ये नहीं है कि जितना उसका पास हो गया उस सभी पे ही ले लेगा। कैश क्रेडिट मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जितना कैश ड्रॉ होगा जो ऋणी है वो कैश लेगा, उस पर ही उसको ब्याज देना होगा। खाते में अगर पैसे रहेंगे तो उसमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा और साथ के साथ डिपॉजिट भी करवाते रहते हैं। सेकेंड टाइप का होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट होता क्या है? बैंक में चालू खाता रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकालने की अनुमति ले लेती है। ये जो है अनुमति है वो कब ली जाती है? जब आप करंट अकाउंट खुलवाते हो। करंट अकाउंट कौन ओपन करवाता है? जितने भी व्यापारी होते हैं। जब व्यापारी करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस टाइम उनको एक लिमिट सेट करनी होती है कि वो ओवरड्राफ्ट यानी कि खाते कितने रुपए का वो इंस्टेंट एक लोन टाइप में ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जमा से अधिक निकाली गई राशि रकम को ओवरड्राफ्ट कहती है। बैंक यह सुविधा अल्पकाल के लिए जो विश्वसनीय ग्राहक होते हैं उन्हीं को ही प्रदान करते हैं, सभी को ये प्रदान नहीं की जाती। मान लो एक व्यक्ति के 10,000 रुपये जमा अकाउंट में और बैंक उसको 12,000 तक के चेक काटने का अधिकार दे देता है, तो 2,000 रुपये क्या कहलाएंगे? इसके ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। यानी कि इसके अकाउंट में तो 10,000 थे पर चेक काटने की इसको अनुमति कितने की है? 12,000 तक की। तो जो 2,000 है वो किसकी है? बैंक ने इसको प्रोवाइड किए हैं एज ए लोन के तौर पे या ओवरड्राफ्ट जिसके जो ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस 2,000 को ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा और बैंक इस 2,000 पर ब्याज लेगा और जैसे ही इसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होंगे तुरंत ये 2,000 रुपये हैं बैंक अपने काट लेगा और जितने दिन इसने व्यापारी ने यूज़ किए हैं उतने दिन का बैंक इंटरेस्ट भी ले लेगा इससे। थर्ड आता है डिमांड लोन।
बैंक अपने ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आदि को जमानत के रूप में रखकर प्रदान करता है। ये जो डिमांड लोन होते हैं, बैंक इनको इस लोन को देने के लिए कुछ जमानत रखता है। वो जमानत के रूप में कुछ भी चीज़ हो सकती है, जिसमें कुछ एक एग्जांपल लिए हैं। अगर आपने एफडी करवा रखी है तो उस एफडी की जो रसीद होती है वो डिपॉजिट करवा के आप लोन ले सकते हो। अगर आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान लेते हैं, कोई शेयर डिबेंचर किसी कंपनी के परचेज कर रखे हैं, उनको आप बैंक के पास गिरवी रखकर लोन ले सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स रखकर आप लोन ले सकते हो। जमानत के रूप में रखकर आप बैंक इनको लोन के प्रोवाइड कर देता है। इन ऋणों को मांगने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैंक कभी भी इनकी मांग कर सकता है। मांग ऋण यानी कि डिमांड लोन इनको इसलिए कहा जाता है, जब बैंक को जरूरत होगी तभी बैंक इनकी डिमांड करके या मांग कर इनको ले सकता है। इस कारण से इनका नाम डिमांड लोन रखा गया है। फोर्थ आता है टर्म लोन, अवधि ऋण। यह ऋण बैंक अपने ग्राहकों को एक निश्चित समय के लिए मशीनरी, ट्रक, स्कूटर, मकान आदि को खरीदने के लिए प्रदान करता है। इनका भुगतान ग्राहकों के द्वारा मासिक, त्रैमासिक, 6 माही या वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। जैसे मकान बनाने के लिए लोन लिया है तो इसकी किस्त मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, 6 माही या सालाना किस्त के रूप में भुगतान कर सकते हैं। तो इस कारण से ये जो इंस्टॉलमेंट है वो अलग अलग टर्म के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है। इस कारण से इसका नाम रखा गया टर्म लोन। 5th नंबर पे आता है परचेज द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ऋण पत्रों का क्रय करना और कटौती करना। बैंकों द्वारा पेशगी धन देने का यह भी एक तरीका है। पेशगी मतलब एडवांस में धन देने का ये एक तरीका है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर उनके विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उन विनिमय पत्रों के आधार पर रुपया दे देते हैं। यानी कि उनकी अवधि पूर्ण नहीं हुई है, वो विनिमय पत्र ले लेते हैं और व्यापारियों को पैसा दे देते हैं। भुगतान के बाकी समय की ब्याज की कटौती करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है। ऐसा करते समय बैंक क्या करता है, कुछ डिस्काउंट लेता है। मान लेते हैं एक बिल है 1000 रुपये का है, किसी व्यापारी को पैसे की जरूरत है, ये 1000 रुपये का बिल बैंक के पास ले जाएंगे। बैंक क्या करेगा, डिस्काउंटेड कर लेगा, 100 रुपीज़ डिस्काउंट के रूप में काट के व्यापारी को 900 रुपये दे देगा। तो इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 100 रुपीज़ बैंक ने जो है एज ए डिस्काउंट या एज ए कमीशन के तौर पर काट लिए हैं। और जब बिल मैच्योर होगा तब जिस पार्टी को पेमेंट करनी होगी वो पार्टी बैंक को 1000 रुपीज़ ही पेमेंट करेंगी। तो भुगतान के बाकी समय की ब्याज की कटौती करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है। बैंक व्यापारिक बिलों की ही कटौती करता है। ध्यान रखना, जो व्यापारिक बिल है, बैंक व्यापारिक बिलों की ही कटौती करता है और किसी टाइप के बिलों की कटौती नहीं करता। बैंक इनसे बाजार दर पर ब्याज लेता है और विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने पर उनकी धनराशि को वसूल करने का काम भी करता है। ये थे हमारे प्राथमिक जो फंक्शन थे, डिपॉजिट और दूसरा लोन देना, ये हमारे कंप्लीट हो गए। सेकंड हमारा आता है सेकेंडरी फंक्शन, गौण कार्य। बैंक उपरोक्त प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त कुछ गौण कार्य भी करते हैं, जैसे एजेंट के रूप में करना या सामान्य उपयोगिता की सेवा भी करते हैं। सबसे पहला है एजेंट के रूप में कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के लिए कई तरीकों से एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, जैसे विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान करना, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक, किराया, ब्याज इत्यादि एकत्रित भी करता है और इसी प्रकार उनकी ओर से करों की पेमेंट करना, बीमा किस्तों की पेमेंट करना, जैसे बिजली के बिल की भुगतान करना, इस तरह की कार्य भी करते हैं। प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज।
बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से खरीदने और बेचना और उनको सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है। ट्रस्टी तथा प्रबंधक एग्जीक्यूटिव के रूप में भी बैंक कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी जो संपत्ति होती है उस संपत्ति के ट्रस्टी या उसको प्रबंध करने का, उस संपत्ति के प्रबंधक का काम भी करते हैं। और बदले में बैंक, अगर बैंक एज ए एजेंट के तौर पे काम करेगा तो जिनके लिए भी बैंक काम करेगा, सर्विस देगा, उनसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा। रुपया भेजना, रिमिटिंग ऑफ मनी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजना भी बैंकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और यह काम बैंक ड्राफ्ट के द्वारा करता है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है। प्राय यह कार्य विदेशी वाणिज्यिक बैंकों या सार्वजनिक क्षेत्र के जो भारतीय वाणिज्यिक बैंक है उनकी कुछ अधिकृत शाखाओं के द्वारा किया जाता है। जो एक्सचेंज का काम होता है, फॉरेन एक्सचेंज का काम होता है, ये हर एक बैंक के या हर एक ब्रांच के द्वारा नहीं किया जाता। कुछ अथॉराइज्ड अधिकृत शाखाएं या ब्रांचेस होती हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं और देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने देश के जो व्यापारी होते हैं या अपने देश के जो बैंक के ग्राहक होते हैं उनको प्रदान करते हैं। इससे उनको सुविधा मिल जाती है, एक दूसरे की देश के व्यापारियों की जानकारी का पता चल जाता है तो वो इजीली आगे अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट एक वित्तीय पूर्जा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसकी सहायता से धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। बैंक में धन जमा कराकर कोई भी बैंक ड्राफ्ट जारी करवा सकता है और बैंक ड्राफ्ट जारी करने के बदले में बैंक कुछ कमीशन लेता है। कमीशन की जो रेट होती है सभी बैंकों की अलग अलग हो सकती है। यहाँ तक कि बैंक बिना कमीशन भी ड्राफ्ट जारी कर सकता है यदि ग्राहक से बैंक के बहुत अच्छे संबंध हो तब, अदरवाइज बैंक ड्राफ्ट के लिए पैसे लेते हैं। बैंक अन्य स्थानों पर अपने ब्रांच पर ड्राफ्ट जारी करता है। एक बैंक किसी अन्य बैंक पर ड्राफ्ट जारी कर सकता है बशर्ते कि उस बैंक से पहले बैंक का समझौता हो। अगर ऐसा समझौता है तो एक दूसरे बैंक पर बैंक ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं। ड्राफ्ट का प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर जिस बैंक ब्रांच पर ड्राफ्ट लिखा गया है को ड्राफ्ट प्रस्तुत करके धन ले सकता है। यानी कि जहां पर जिस ब्रांच पर लिखा गया है वहां पर वो ड्राफ्ट दिखाकर वहां से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बैंक ड्राफ्ट के बदले धन किसी व्यक्तिगत खाते से प्राप्त नहीं होता बल्कि बैंक के खाते से प्राप्त होता है, इसलिए प्राप्तकर्ता को इससे संबंधित कोई रिस्क नहीं होता। उसके रुपया डूबने का या कुछ गड़बड़ होने की चांसेस नहीं होते क्योंकि जो पैसा होता है किसी पर्सनल व्यक्ति के खाते में नहीं जाता, वो बैंक के खाते में जाता है और वो ड्राफ्ट दिखाकर वहाँ से ड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं होता। इसका भुगतान अवश्य ही प्राप्त होगा जब तक कि यह फ्रॉड ना हो। अगर जो ड्राफ्ट लिखा गया वो फ्रॉड नहीं है तो बैंक से रुपए अवश्य प्राप्त होंगे। बैंक ड्राफ्ट की विशेषताएं क्या है? ये आपका बैंक ड्राफ्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। फीचर्स ऑफ ए बैंक ड्राफ्ट, मीनिंग एंड फीचर्स। बैंक ड्राफ्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक ग्राहक से ड्राफ्ट जारी करने के बदले कुछ कमीशन लेता है क्योंकि ड्राफ्ट के अनावृत होने का खतरा नहीं होता, अनादरण होने यानी कि कोई रिस्क नहीं होता उसका पैसे डूबने का, इसलिए लेनदार को इससे कोई जोखिम भी नहीं होता। बैंकर्स चेक अथवा पे ऑर्डर्स, बैंक का चेक या पे ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता है। इसका अभिप्राय है कि ऐसे बैंक ड्राफ्ट से जिनका भुगतान उसी शहर में होता है जहां से यह जारी किया गया हो, इसे स्थानीय बैंक ड्राफ्ट भी कहा जाता है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था वो एक दूसरे शहर में, एक दूसरे जैसे कि स्टेट तक कर सकते हैं, पर जो चेक होता है, ये पे ऑर्डर होता है, वो उसी शहर के अंदर लागू होता है। इसको स्थानीय बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है, लोकल बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक स्थानीय उद्देश्य के लिए बैंकर चेक
और दूसरे स्थानों के लिए बैंक ड्राफ्ट जारी करते हैं। देखो, अगर लोकल ब्रांच पर आपको ड्रॉ करने हैं पैसे तो उसके लिए बैंक क्या करेगा, बैंकर्स चेक इशू करेगा। और अगर दूसरी सिटी के अंदर पैसे आपको निकलवाने हैं तो उसके लिए बैंक ड्राफ्ट आपको इशू करके देगा। बैंकर्स चेक पर बैंक ड्राफ्ट से कुछ कम कमीशन लगता है। जो बैंकर्स चेक होता है वो उसका एरिया लिमिटेड हो गया, एक ही सिटी के अंदर हो गया, तो इस पर कम कमीशन लगेगा, जबकि बैंक ड्राफ्ट होता है इस पर कमीशन ज़्यादा लगता है। बैंक ड्राफ्ट की ही भांति इसका भुगतान अवश्य प्राप्त होता है जब तक कि ये फ्रॉड ना हो। इसके अनावृत यानी कि इसके अनादरण होने का भी कोई खतरा नहीं होता, डिसऑनर नहीं होता। ये बैंक के द्वारा ही लिखा जाता है, किसी और के द्वारा नहीं लिखा जाता, इसलिए कोई रिस्क नहीं होता। बैंकर्स चेक अथवा पे ऑर्डर की विशेषताएं क्या है? सबसे पहला है यह बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता है। ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक ड्राफ्ट, यह बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता है। इसका भुगतान उसी शहर में प्राप्त होता है, सेम जिस सिटी के अंदर ये लिखा गया उसी सिटी के अंदर ये ड्रॉ किया जाता है, जहाँ से इसे जारी किया गया उसी शहर के अंदर। इसके अनावृत यानी कि इसके डिसऑनर होने का कोई खतरा नहीं होता। नेक्स्ट आता है सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। इसको कई बार फोर्थ फंक्शन भी कह सकते हो आप। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती है? व्यापारिक बैंक कुछ इस प्रकार के अन्य कार्य भी करते हैं जिनसे लोगों को काफ़ी लाभ होता है। वो कार्य कौन कौन से हैं? जैसे लॉकर की सुविधा, लॉकर फैसिलिटी बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करता है जिसमें लोग अपने सोने चांदी के जेवर या कोई महत्वपूर्ण कागजात हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं, और इसका वार्षिक किराया बहुत ही कम होता है, वो चार्ज बैंक द्वारा किया जाता है। यात्री तथा साख प्रमाण पत्र, ट्रैवलर चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा में जाते समय नगद राशि साथ में ले जाकर यानी कि उनको सुविधा ऐसी प्रदान कर देते हैं कि वो नगद राशि साथ में ना ले जाए सुरक्षा की दृष्टि से, और उनको बैंक यात्री चेक इशू कर देते हैं, यात्री चेक इशू करके दे देते हैं। इसके फलस्वरूप यात्री निश्चित होकर यात्रा कर सकते हैं क्योंकि उनके पॉकेट में कैश नहीं होता, तो वो सुरक्षित होते हैं, कैश के इधर उधर चोरी होने का डर भी नहीं होता। इस प्रकार बैंक अपने आयातकर्ता ग्राहकों के लिए साख प्रमाण पत्र जारी करके उनकी माल आयात करने में भी सहायता करते हैं। तो इस तरह से जिस देश से जिस भी दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ के व्यापारी लेटर ऑफ क्रेडिट मांगते हैं, तो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दे देते हैं और उनकी पेमेंट में हेल्प करते हैं। तो इससे उनका जो बिजनेस है उनके यानी कि माल को आयात करने में या पेमेंट करने में सुविधा हो जाती है व्यापारियों को। बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार से संबंधित जो सूचनाएं होती है, जो आंकड़े होते हैं, वो एकत्रित करके अपने जितने भी ग्राहक हैं उनको उनके वित्तीय मामलों के बारे में सलाह भी देते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक था बैंकों के कार्य, जिसमें हमने दो तरह के कार्य किए हैं। एक तो हमने प्राथमिक कार्य किया है जिसमें जमा को स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। दूसरा हमने कार्य किया है जनरल यूटिलिटी के कार्य। तो ये हमारा दो कार्य हो चुके हैं इसके अंदर।